नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 14 जुलाई के करंट अफेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए संबंधित बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। देखिए, ईपीएफओ और यूपीएससी का हमारे नए पेड ग्रुप चालू होने वाले हैं। ईपीएफओ का 15 जुलाई से और यूपीएससी का 25 जुलाई से। अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी लेनी है 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल सब बढ़ गए हैं। देखिए, इंस्टाग्राम पे हम पेड पीडीएफ की भी पिक्स देते हैं। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज आप लोग को लिखना होगा वहाँ पर, और टेलीग्राम पे जाके आप ओनली करंट अफेयर सर्च कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च कर सकते हैं, और यूपीएससी के लिए ओनली यूपीएससी आप लिखकर सर्च कर सकते हैं। आप लोग को हमारे पेड ग्रुप हमारे जो है फ्री के वाले ग्रुप जो है वो मिल जाएंगे। ठीक, टॉपिक्स जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के। देखिए, पहला तो है उत्तर प्रदेश स्टेट ने जो है एक नई पॉलिसी निकाली है गवर्नमेंट की, पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक, कैसे इसको जो है डेमोक्रेटिक वे में जो है कंट्रोल करना चाहते हैं पॉपुलेशन को, जो कि एक डिमांड है, रिक्वायर्ड है इस समय। और ऐसा कहा भी गया उनके द्वारा कि भैया इतने रिसोर्सेज नहीं हमारे पास कि हमें चाहिए ऐसी पॉपुलेशन जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। ठीक, अगला है कि कैसे जो है लाइटनिंग यानी कि बिजली कैसे गिरती है, क्या चीज़ें, उसके जो फिनोमिना है ना ज्योग्राफी का, वो पूरा आज हम लोग समझेंगे। बहुत मतलब आप लोग ने, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीज़ें पूछता है और मतलब सोचता रहता है यूपीएससी, जो कि अभी मतलब एक्सप्लोर्ड नहीं है। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्टिंग अ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। नाबार्ड के बारे में पूरी जो है डिटेल में आज यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हर चीज़, और गुलियन बारे और वैक्सीन का जो है क्या रिलेशन अभी सामने आया है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है हमारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिलीज करी है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, नई जनसंख्या नीति निकाली गई है। और ये कब निकाली गई? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे, जो कि होता है 11 जुलाई को। ठीक, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 2021 से 2030 तक होगी, और अभी 11 तारीख को ये निकाली गई है। 19 तारीख तक जो है इस मसौदे पे ड्राफ्ट जो पॉलिसी है इस पे जो है लोगों से सजेशंस लिए जाएंगे, और जब इसका गजट में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अधिसूचना आ जाएगी, तब से 1 साल बाद जो है ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। अभी कई लोग जो है गलत सलत लिखते रहते हैं कि जो है लागू हो गई और ये वो, इस तरीके से नहीं, 1 साल लगेगा अभी, जब से गजट में नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से। ठीक, अभी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल करने के लिए जब योगी जी ने निकाला तो उन्होंने कहा कि जो गैप है चिल्ड्रंस के बीच में, दो चिल्ड्रंस के बीच में जो गैप है उसको जो है हमें बढ़ाना है, और हमें जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए, अभी जो पॉपुलेशन है यूपी की उत्तर प्रदेश की 2022 में अनुमानित जो है वो है करीबन 24 करोड़। ठीक, 23.76 करोड़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है पूरी दुनिया में। अगर यूपी एक कंट्री होता तो कौन सी कंट्री मतलब होता पॉपुलेशन वाइज, ये बताइए। ठीक, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है आपका टीएफआर क्या होता है? मान लीजिए माता पिता और उनके 2 बच्चे। ठीक, तो ये अगर होना चाहिए वैसे 2.1, ताकि जो लोग 2 लोग को 2 लोग रिप्लेस कर जाएं। 0.1 इसलिए है कि मान लीजिए कुछ जो डेथ वेथ रेट रहता है तो उसको भी कवर कर ले। अभी अपना यूपी का क्या है? 2.7 है। ठीक, लॉ जो है देखिए गजट जब से आएगा उसके 1 साल बाद से लागू होगा, ऐसा यूपी स्टेट के लॉ कमीशन ने बताया है। ठीक, और उसके लिए फंड कहाँ आएगा भैया? ये पॉपुलेशन के लिए जो बात करी जा रही है कंट्रोल करने के लिए, ये जो है स्टेट का पॉपुलेशन फंड जो होगा, जनसंख्या निधि होगी, वहाँ से लिया जाएगा पैसा। और कंपलसरी इंश्योरेंस कवर जो है केस किया जाएगा कहीं पे भी, जैसे वेसेक्टोमी अगर होनी है। ठीक, तो उसके लिए अगर मान लीजिए फेलियर हो जाता है तो जो है कंपलसरी इंश्योरेंस कराया जाएगा, पैसे वैसे दिए जाएंगे। ठीक, 2 होते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक, बताइए कौन सा महिलाओं में होता है, कौन सा पुरुषों में होता है? नसबंदी वाली चीज़ है ये, सीधी सी बात है। और हाईलाइट देखिए इस ड्राफ्ट बिल के जो मसौदा है उसके बारे में देख लेते हैं। 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन, ये बर्थ रेट करने की बात कही गई। मतलब कि जब 1000 बच्चे पैदा हो, 1000 पॉपुलेशन पे
1000 पॉपुलेशन पे 2.1 जो है बर्थ रेट होना चाहिए। बच्चे इतने कम ये करने की कोशिश की जाएगी 2026 तक, और 2030 तक 1.9, मतलब कि पॉपुलेशन एक तरीके से डिक्रीजिंग उसमें चली जाएगी अगर 1.9 होगी। 2.1 होता है तो मतलब ये है कि रिप्लेस कर ले जाता है, जितने है पॉपुलेशन उतनी ही रहती है स्थिर। उससे कम हो जाता है तो पॉपुलेशन क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। जैसे कि अगर विश्व में अगर आप कई सारी कंट्रीज में देखें तो जापान में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है आपकी, वहाँ पे एजिंग ज़्यादा है, बर्थ रेट बहुत कम है, तो जो है डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन। ठीक है, फर्टिलिटी रेट अभी जो है 2.7 है करंटली, और ये पॉपुलेशन कंट्रोल हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि चाइना ने किया था। हम जो है प्रोत्साहित करेंगे लोगों को कि पॉपुलेशन कंट्रोल करें, नीति का ये हिस्सा है। हालांकि इन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान रखे हैं जिसमें मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं मिलेगी, ठीक, अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो, और आपका जो है प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ जो है उनको भी कुछ प्रोत्साहित किया जाएगा कि 2 बच्चे ही रखिए। साथ ही साथ जैसे कि आपको हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन होगा, भविष्य निधि में कंट्रीब्यूशन होगा, इस सब में जो है कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइजेशन किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा कि भैया आप लोग जो है 2 बच्चे ही करें। ठीक, और ये जो है 2 बच्चों को करने का 2 बच्चों वाली जो पॉलिसी है इसको बढ़ावा देने के लिए अगर कोई वॉयलेट करता है तो उसको भैया क्या है कि आपका जो लोकल बॉडीज़ वाले जो स्थानीय जो बॉडी के इलेक्शन होते हैं, पंचायत के, आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ के, इसमें आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स आपको नहीं दी जा मतलब आप पर्चा ही नहीं भर पाओगे। ठीक, अगर बाद में पता चला तो बाहर ही कर दिए जाएंगे आप, और गवर्नमेंट सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। तो तरीके से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है मना किया जा रहा है, और ये पहले से कंडीशन बता दी गई है। ठीक है, और जो लोग, कई लोग का सवाल ये आ रहा था कि अगर जिनके जो है ऑलरेडी 3 से ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे। जैसे कि भैया यहाँ पे है ना, बताया तो कि लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे आप। ठीक है, कंप्रहेंसिव अरेंजमेंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ ये पॉलिसी लगा दी गई और हेल्थ के, एल्डरली के लिए, एजुकेशन के, न्यूट्रिशन के जो है हम जो है फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है, प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीज़ें, और इसलिए डेमोक्रेटिक वे में हम करेंगे। और ज़्यादातर जो युवा है हमारे, जो आपके एडल्सेंट्स हैं 11 से 19 साल के, इनकी जो है एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इन सब की जो है पूरी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य क्लब बनाए जाएंगे स्कूल्स में, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा, और जो नए बॉर्न लोग, बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, एडल्सेंट है, एल्डरली पीपल, इनकी डिजिटल ट्रैकिंग भी की जाएगी। ठीक, और एप्लीकेबिलिटी जो जहाँ तक बात है तो ये प्रोविजंस जो हैं आपके उन सभी मैरिड कपल पे होगा जिनमें बॉयज़ की उम्र 21 से ज़्यादा और गर्ल्स की उम्र जो है 18 से ज़्यादा हो। क्योंकि देखा गया है, वैसे तो ये एज है शादी करने के लिए, लेकिन कई बार जो है 15 साल और छोटी उम्र की भी महिलाएं, लड़कियां होती हैं, उनकी शादी कर दी जाती, तो इनके ऊपर होगा लागू। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और पॉलिसी जो है वॉलंटरीली है, ध्यान से देख लीजिए, वॉलंटरी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती इसको जो है लागू कराया जाएगा। ठीक, और इसी के साथ में हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजली कैसे गिरती है, कैसे बनती है, इसका पूरा ज्योग्राफिकल हम लोग फिनोमेनन समझेंगे। अब देखिए, भारत में नेचुरली अगर कोई जो डेथ्स होती हैं, ठीक, एक्सीडेंट वाली, आकस्मिक वाली, तो उसमें बिजली गिरने से मौतें सबसे ज़्यादा होती हैं। और बिजली गिरने का जो मतलब स्टडी करने वाली चीज़ है, इतनी मौतें हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ IITM जो है पुणे ही करता है। ठीक, तो मतलब इस पर शोध काफ़ी कम होता है, स्टडी काफ़ी कम होती है इस पर। तो अब देखिए, ये है कि कम से कम अभी जो है करीबन एटलीस्ट 30 लोग की डेथ हो गई अलग अलग हिस्सों में 24 घंटे में। राजस्थान में 18, उत्तर प्रदेश में 12, और कई जगहों पे जो है बिजली गिरी। और काफ़ी कॉमन है देश में, हमारे भारत में 2500 तक जो है बिजली गिरने से जो है ऑन एन एवरेज बात हो रही है, हर साल जो है डेथ हो जाती हैं। और लाइटनिंग जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। नेचुरल जो कॉजेज होते हैं डेथ के, एक्सीडेंटल वाले, ठीक, सबसे कम पढ़ा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट जो पुणे का है, वहीं इस पर थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है, स्टडी करता है फुल टाइम थंडरस्टॉर्म और जो है लाइटनिंग पर। ठीक, कि किस तरीके से बिजली और गरज जो होती है इन पे कैसे, सिर्फ यही IITM ही थोड़ी बहुत जो कर रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो है नेचुरल कॉज है यार एक्सीडेंटल वाला, तो इसमें शोध बढ़ाना चाहिए। आकाशीय बिजली क्या है और यह कैसे गिरती है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग बहुत ही रैपिड स्पीड से और मैसिव जो है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक, एटमॉस्फेयर में। और कई बार देखिए, ये अगर ये आपका जो है एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और ये ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है। बिजली जब वो बादल जो है आपके, जिसमें कि बहुत ही वर्टिकल वाले बादल होते हैं, 12-13 किलोमीटर लंबे, ठीक, ऊंचे,
तो ये बादल जो है आपके क्या है कि इनमें जब बिजली मान लीजिए कभी बनी निकली तो हर जगह निकलती है, तो अर्थ की तरफ भी जाती है, ये वाली बात है। हर जगह उन अपने अपने डायरेक्शन मतलब ओमनी डायरेक्शनल होती है, सब जगह जाती है। तो बिजली जो अर्थ की तरफ जाती है तो उसे हम कहते हैं कि बिजली गिरी है। ठीक, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। और इसमें क्या होता है कि 10 से 12 किलोमीटर लंबे जो बादल हैं, ठीक, इनमें कई सारा मॉइस्चर होता है, मतलब वाटर वेपर, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। और इसके जो पहले 2 किलोमीटर है, मान लीजिए 1-2 किलोमीटर, यहाँ की अर्थ सरफेस से लेकर ये जो है पूरा 12-13 किलोमीटर ऊंचे ऐसे होते हैं। ठीक है, इसको क्यूमुलोनिम्बस वाला जो क्लाउड होता है वो सबसे ज़्यादा जो है ये बिजली पैदा करता है, थंडरस्टॉर्म पैदा करता है। ठीक, अच्छा, जो बादल है उसका जो टेम्परेचर जो ऊपर वाला है, यहाँ पे तो -35 से लेकर -45 डिग्री तक पहुँच जाता है, यानी कि ऊपर जो है ठंडा बहुत है। ठीक, और जो है इसमें वाटर वेपर जो होता है इस वाले बादल में धीरे धीरे ऊपर उठता है। ठीक, क्योंकि नीचे तो गर्म है तो ऊपर उठ रहा है, जो है एयर कॉलम जो बना हुआ है वो ऊपर उठता है। ठीक है, अब ऊपर उठने की वजह से क्या होता है कि ठंडा होता जाता है तो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने की वजह से बादल और बनता जाता है। ठीक, फॉलिंग टेम्परेचर है तो कंडेंसेशन होगा तो बादल और बनेगा, और इसकी वजह से क्या है जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो और ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब कि संघनित हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अब तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब पहुंच जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स, मान लीजिए इसके ऊपर ऐसे चढ़ रहे थे, अब ये ऐसी लाइन थी जहाँ पे 0 डिग्री था, इसके ऊपर जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स अब आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। ठीक है ना, आपका आइस में बदल जाते हैं और ये भी ऊपर उठने लगते हैं। ठीक, ऊपर इतना उठ जाते हैं कि जब इनका मास काफ़ी बड़ा हो जाता है, आइस क्रिस्टल आपस में जो है होते आ रहे हैं, इतने हैवी हो जाते हैं कि फिर ये वापस जो है अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। पूरा चीज़ समझ में आ रही ना, ऐसे इतनी आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक, फिर जब आइस क्रिस्टल आपस में चिपकते चिपकते बढ़ते बढ़ते जो है जब इतना मास इनका बढ़ जाता है तो वो जो है नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ठीक, जब नीचे की तरफ गिरने लगते हैं तो क्या होता है इस उसमें आपका, जब ये नीचे गिर रहे हैं तो क्या होता है कि आइस क्रिस्टल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है कोलिजन होने लगता है, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होने लगता है। ठीक, अब जब रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज वैसे ही होता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में स्पार्क पैदा होता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा स्पार्क पैदा होता है, तो वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होता है जो हमें दिखता है चिंगारी टाइप से। ठीक, और इसमें क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब ये मूव करने लगते हैं तो कोलिजन जो पहले हो रहा था वो और ज़्यादा कोलिजन एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सब ठीक है, एक दूसरे से और टकराने लगते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो चेन रिएक्शन चालू हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक, अब जब चेन रिएक्शन चालू हो गई तो ऐसी सिचुएशन आती है, जो टॉप लेयर होता है क्लाउड का, ठीक, ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो बीच का लेयर है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। समझ रहे हो? तो अब ये जो है दोनों अपोजिट चार्जेस आ गए। ठीक, आप लोगों को पता है कि जो है अब इलेक्ट्रिसिटी का इसमें फ्लो हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर ये पूरा क्लाउड है, अपर वाला और मिडिल वाला पोर्शन ये है, तो बिलियन और 10 बिलियन तक वोल्ट का जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, वोल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो है काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, और कुछ समय में ही क्या होता है, करंट बहुत ही ज़्यादा मिलियन एम्पियर्स का जो है फ्लो होने लगता है। ठीक, एक दूसरे से इधर से उधर, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक दूसरी तरफ, तो फ्लो काफ़ी तेज़ी से जो है इलेक्ट्रिसिटी का होने लगता है मिलियन एम्पियर्स में। ठीक है, और इसकी जो फ्लो होने लगता है एक दूसरे की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। और जब हीट जनरेट होती है एयर कॉलम में बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द क्लाउड, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाला और बीच वाला, इन दोनों के बीच में जब हीट एयर कॉलम के बीच में जब आपका लेयर के बीच में क्लाउड के मूवमेंट होता है, ठीक, एम्पियर्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, तब हीट क्लियर होती है बहुत ज़्यादा। हीट का कलर जो है रेडिश अपीयरेंस हो जाता है जब लाइटनिंग होती है। ठीक, और लाइटनिंग होने की वजह से, ठीक, ये सब पूरा सीक्वेंस वाइज है। लाइटनिंग होने की वजह से क्या है, हीटेड एयर कॉलम एक्सपैंड करता है। ठीक, जब भाई एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब गर्म हो जाती है कोई चीज़ तो वो जो है आपका एक्सपैंड करती है, तभी के लिए जैसे मान लीजिए थर्मल एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं, और जब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफ़ी जो है दूर दूर होने लगते हैं। ठीक, हीटेड एयर की वजह से कॉलम जो है, एयर कॉलम जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, और फिर ये प्रोड्यूस करता है शॉक वेव। ठीक, और जो कि एक थंडर को रिजल्ट देता है।
ये पूरा एक सीक्वेंस है। एक बार मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि पीछे जाके फिर से ये पूरी चीज सुन लेना 2-3 बार, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप जो है गड़गड़ाहट यानी कि ठंड होती है। अब इससे प्रिकॉशंस की देखिए क्या कर सकते हो प्रिकॉशन, हालांकि इसमें एक प्रिकॉशन दिया नहीं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इसमें यही है कि ज्यादातर जो पीपल है उस पर डायरेक्टली नहीं गिरती है बिजली, ठीक है ना, कोई किसी आदमी पे इंसान पे डायरेक्टली बिजली नहीं गिरती है। ठीक, बट जब भी अगर कभी गिर गई तो वो खत्म ही है, समझ लो, ये वाली बात है। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो ग्राउंड करंट्स हैं उनको जो है वो घातक होती हैं। ठीक, पीपल जो है वो आपका ग्राउंड करंट की वजह से मर जाते हैं या फिर उनको बिजली लगती है। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग, पानी बरस रहा है, अब इसके नीचे पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे। ठीक, पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो क्या होता है, पेड़ पे गिरती है बिजली और वहाँ से जो है आपका जब इधर उधर फैलती है तो वहाँ से फिर करंट खा जाते हैं लोग। ठीक, मतलब ये चीज़ है। और जो है लेटरली चलती है, अब जब इस पर गिरेगी तो इसके बाद ऐसे फैलेगी लेटरली। ठीक, बिजली ऐसे फैलती है तो उसकी वजह से जो है लग जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे गीला है, कोई व्यक्ति यहाँ पे भी खड़ा है लेकिन यहाँ पे पूरा गीला था, ठीक, तो इसको भी बिजली लग जाएगी, ये वाली चीज़ है। और काफ़ी डेंजरस हो जाती है अगर जो सतह है वो वेट है और पानी है, अगर मेटल है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, तब भी जो है उसको बिजली लग जाएगी, क्योंकि बिजली जैसे ये सरफेस है इस पर गिरी तो फिर ये ऐसे दाएं बाएं इधर घूमती है। ठीक, तो जितना कंडक्टिंग मटेरियल होगा, वाटर हो गया, मेटल हो गया, ये सब हो गया, तो उतना ज़्यादा जो है, तभी लिए देखा गया कई लोग पैडी फील्ड जो धान वान लगाते हैं ना जिससे राइस होता है, तो उसमें पानी भरा रहता है। तो मान लीजिए बिजली यहाँ गिरी और यहाँ पे लोग खड़े होकर अपना वो पैडी उडी लगा रहे थे तो उनको भी बिजली लग जाती है। ठीक, रीज़न जो है इसके काफ़ी, शेल्टर वेल्टर आपको लेना चाहिए लेकिन ट्री के नीचे मत लेना भैया, ट्री के नीचे तो और ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ वैसे तो आप घरों में घुस सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी रिस्क कम नहीं होता है। कई सारे पीपल जो इंडोर होते हैं उनके ऊपर बिजली गिर जाती है, तो अवॉइड कर सकते हो आप, घरों के अंदर रहो तो इलेक्ट्रिक फिटिंग, वायर, मेटल, वाटर, इन सबसे दूर रहो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक जो मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि किसी की कार अगर आपको दिख जाए तो कार में बैठ जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अब समझना, कार के टायर जो है रबर के, और आप ध्यान देना कभी जब टायर का जो गेट होता है वो आप जब बंद करोगे तो उसमें भी अंदर रबर की लाइनिंग होती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, बीच में एक जो रबर होती है वो इंसुलेटर का काम कर देती है, मेटल जो है दूर रखती है। तो इसलिए कार में अगर आप बैठ जाओ, कोई मान लीजिए किसी कार खड़ी है, निकाल बाहर करो उसे और बैठ जाना आराम से, नहीं तो बिजली खा सकते हो, ये वाली बात है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी का संबंधित, इलेक्टिंग अ स्पीकर, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना सदन में। ठीक, अभी तो महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पे स्पीकर कोई है ही है नहीं। ठीक है, और जो है ये लास्ट वीक अभी 2 दिन का जो मानसून सेशन हुआ था वहाँ पे भी जो है किसी भी स्पीकर को चयन नहीं किया गया। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो नाना पटोले इनके थे 2019 में, तब से जब से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया तब से अभी तक जो है ऑफिस, इन्होंने रिज़ाइन दिया था फरवरी में, अभी तक किसी को बनाया नहीं है यहाँ पे महाराष्ट्र ने। ठीक, और डिप्टी स्पीकर जो है नरहरी जिरवाल सीताराम यहीं बने हुए हैं, यहीं देखरेख करते हैं, क्योंकि स्पीकर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर आ जाता है इनकी तरफ और एक्टिंग जो है स्पीकर की तरह काम करता है। ठीक, लेकिन स्पीकर को आपको करना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि यार स्पीकर नहीं रख रहे हैं और कोई ये ध्यान भी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान में थोड़े लूप होल्स हैं, संविधान में कुछ इनके बारे में क्लियरली बताया नहीं गया। अब यहाँ पे जब महाराष्ट्र में पहले फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये देखा गया था कि भैया तब डिप्टी स्पीकर नहीं था, 4 साल तक डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। अभी हमारे जो लोकसभा है, अभी जो 17th लोकसभा जो चालू हुई है हमारी जून 2019 में, तो इसमें भी क्या है कि आपका कोई डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, सिर्फ स्पीकर है। ओम बिरला जी का नाम आपने सुना होगा, स्पीकर हैं, बाकी डिप्टी स्पीकर किसी का चयन किया ही नहीं गया है। और ये जब से लोकसभा है हमारे यहाँ भारत में तब से लॉन्गेस्ट पीरियड है पूरे इतिहास में कि इतना टाइम तक जो है डिप्टी स्पीकर की जगह वेकेंट रही है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर संबंधित कैसे इसको चयन किया जाता है। देखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, कुछ ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपका CAG। आर्टिकल कौन सा होता है? 148। ठीक, तो इन सब के बारे में तो बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पोस्ट होनी चाहिए। वैसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के भी बताया गया। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस तरीके के निकाय हुए? संवैधानिक निकाय हुए या फिर जो है आपका वैधानिक निकाय हुए? बताइए, स्टैट्यूटरी हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल हुए? अब आर्टिकल नंबर 93 लोकसभा के लिए और आर्टिकल नंबर 178 जो है स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभाओं के लिए बताता है कि देयर शैल एज सून एज मे बी। आप समझ रहे हो इसमें कितना, कोई टाइम लिमिट दी है? नहीं,
जब जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आपको चूज करने हैं 2 मेंबर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लेकिन समय नहीं बताया ना, एज सून एज मे भी बताया गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सही से बताया नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट बताई नहीं है, तो उसकी वजह से, और प्रोसेस भी जो है इलेक्शन का कुछ बताया नहीं, कोई क्या प्रक्रिया से इलेक्शन होना चाहिए भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, कभी कभार ऐसा, जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर को चयनित ही नहीं करते हैं, ठीक। लेजिस्लेचर जो है डिसाइड नहीं कर होल्ड कैसे इलेक्शन करना है, ये सब इनके ऊपर होता है। तो अभी देखा गया है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं, कई सारी विधानसभाएं जो हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर ने कुछ सेट की हैं डेट की इलेक्शन कब जो है स्पीकर का होना चाहिए। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब कोई नया जो है सदन आपका नई जो है लोकसभा जैसे आई, तो उस समय जो सबसे बड़े जो सबसे वरिष्ठ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। मतलब प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कुछ समय के लिए बनाया जाता है। और सबसे वरिष्ठ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई 99 साल का तो उसको बना दो, जिसने ऐसा व्यक्ति कोई चुन के आया है, एमपी होगा वो, ठीक, जो कि बहुत ज्यादा समय तक बाकियों से जो है एज ए एमपी मेंबर रहा है, तो वो वरिष्ठ वाली बात होती है। यहाँ पे एज नहीं लेके आती, ध्यान रखना। और प्रोटेम स्पीकर बनाता है, प्रोटेम स्पीकर जो है सब लोग को जो है ओथ दिलाकर फिर जो है आपका वो बैठता है पीठासीन अधिकारी की तरह, उसके सामने फिर स्पीकर का चयन होता है, वोटिंग होती है उन्हीं एमपीज में से। और डिप्टी स्पीकर का भी ऐसे ही होता है। फिर डिप्टी स्पीकर फिर जो है स्पीकर पीठासीन अधिकारी बन जाता है, प्रोटेम स्पीकर हट जाते हैं, फिर जो है बाकी के डिप्टी स्पीकर का जो है वो कर दिया जाता है, चयन किया जाता है, ठीक। तो ये चीज होती है, स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर करता है। और जो लेजिस्लेचर है रेस्पेक्टिव हाउस के, वहीं इलेक्ट करते हैं एक दूसरे को, फिर जो है आपका चुने जाते हैं। लेकिन जो है अभी ऐसा हुआ नहीं है, जैसे हमने ऊपर देखा। हरियाणा उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने टाइम फ्रेम दे रखा है कि कब इलेक्शन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का होगा, ये अच्छी बात है। अच्छा, इनके रोल क्या है, भूमिकाएं क्या हैं, आपका जो है कि ये एक बुक है, बुक का नाम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। क्या बुक का नाम है प्रैक्टिस और प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोकसभा के सचिवालय ने इसको पब्लिश किया है। इसमें एक आ गया है, अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो है यूपीएससी या फिर बाकी स्टेट पीसीएस भी कॉपी करते हुए यूपीएससी को उठा सकते हैं कि यहाँ पे स्पीकर की संज्ञा दी गई है। स्पीकर को क्या बोला गया है कि ये एक प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होता है, सदन का जो है प्रमुख प्रवक्ता होता है, और ये कलेक्टिव वॉइस होता है, सामूहिक आवाज होता है, और ये सोल रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि एकमात्र प्रतिनिधि होता है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। मतलब उस सदन के बाहर जो भी बात करनी है तो कौन बात करेगा, जो है आपका स्पीकर बताएगा। जैसे कि मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल को जो है आपका स्पीकर बताता है कि फला फला जो बिल है ये एज ए मनी बिल राज्यसभा में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है कि हाउस के बाहर जा रहा है, तो जो कलेक्टिव वॉइस और सोल रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर होता है, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है स्पीकर संबंधित ये वाले तथ्य आपने नहीं अभी पढ़े होंगे, बाकी चीजें तो आपने पढ़ी होंगी। स्पीकर जो है आपका हाउस प्रोसीडिंग्स पे प्रिसाइड करता है, ज्वाइंट सिटिंग पे भी प्रिसाइड करता है। जब कभी ऐसा होता है किसी बिल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, मनी बिल, इनको छोड़ के क्या होता है कि मान लीजिए कोई वो हो गया, आपके लोकसभा ने भेजा पास करके बिल और राज्यसभा ने उस पर मना कर दिया, फिर ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग किसके अंतर्गत होती है, आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट फिर समन करते हैं दोनों हाउस को एक साथ, राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीकर जो होता है, ठीक, राज्यसभा का चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ना वो ना वाइस चेयरमैन, ठीक। स्पीकर इस जो ज्वाइंट सिटिंग होती है इसको प्रिसाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। इसके बाद क्या है, स्पीकर का डिसीजन जो होता है वही बताता है मनी बिल है कि नहीं है, ये सारी चीजें। डिप्टी स्पीकर जो है इंडिपेंडेंट होता है स्पीकर से, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष अध्यक्ष से स्वतंत्र होता है, ये कोई उसके अधीनस्थ नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। और दोनों को ही भैया इलेक्ट किया जा रहा है मेंबर्स में से, एमपीज में से। और एक चीज और है इसमें जो मिसिंग है अभी, कि इस डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर को अपना जो है त्यागपत्र देते हैं, और स्पीकर अपना जो त्यागपत्र है वो भी डिप्टी स्पीकर को देते हैं। तो आपस में ही ये त्यागपत्र एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं, ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा, आज पहले लाइक का बटन तोड़ डालो, ठीक। तो ये वाली बात है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नाबार्ड से संबंधित। नाबार्ड जो होता है वो होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब इसको दो कर्तव्य दिए गए हैं, एक तो दिया गया एग्रीकल्चर को जो है आप विकास करो, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करो। अब किस तरीके से विकास करते देखो, तो नाबार्ड एक मतलब जो है आपका अम्ब्रेला की तरह है, ठीक। अम्ब्रेला की तरह है, जो भी संस्थाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्रों में, जो कि क्या करती हैं, लोन वोन देती हैं, ठीक।
आपका जो है वित्तीय समावेशन करती हैं, मतलब इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाती हैं किसी तरीके से, ठीक, जैसे मुद्रा स्कीम है तो, और या फिर जो भी जो संस्थाएं हैं जो किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में कार्य करती हैं, उनके लिए ये एक छाते की तरह है, अम्ब्रेला की तरह है। ये कहते हैं भैया तू लोन दे, हम हैं तेरे पीछे, ठीक। तो इसको बोलते हैं रीफाइनेंस करना। कई बार जो इन संस्थान को जो है पहले नाबार्ड जो है फाइनेंस करता है, फिर ये वाली संस्थाएं हैं, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, वो फिर आगे लोगों को जो है फाइनेंस करेगा, तो इसको रीफाइनेंसिंग भी कहते हैं, ये भी करता है। अच्छा, नाबार्ड का काम यहीं पे नहीं खत्म हो जाता है कि भैया चिंता मत करो तुम लोन दो, या फिर लोन दे देता है, फाइनेंस कर देता है, वित्तीय सहायता कर देता है, फिर कहता है कि अपना देते रहो देखते रहो। ये मॉनिटर भी करता है, ठीक, निगरानी भी करता है, सुपरवाइजर की तरह, पर्यवेक्षक की तरह भी कार्य करता है। और ये जो है जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, रूरल रीजनल बैंक्स हैं, और जो सहकारी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको भी विनियमित और मॉनिटर करता है, यानी निगरानी और रेगुलेशन करता है। ध्यान में आ गया? तो ये सारी चीजें जो है नाबार्ड के अंतर्गत आते हैं, मोटा मोटी ये चीज़ है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस नाबार्ड का 40वां फाउंडेशन डे को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया, ठीक। ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ओवरऑल रेगुलेशन, लाइसेंसिंग भी देखता है आपका क्षेत्रीय जो रूरल बैंक्स हैं, और एपेक्स मतलब शीर्ष जो सहकारी बैंक्स हैं इंडिया में उनको, ठीक। अच्छा, नाबार्ड किसके अंतर्गत आता है? खुद ये मंत्रालय जो वित्त मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद यही है कि नीति बनाना, योजना बनाना, संचालन करना, किस तरीके से एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज का जो है इकोनॉमिक आर्थिक एक्टिविटीज कैसे क्या चीज़ होनी है, ये सारी चीज़ें। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेवलपमेंट और लागू, ये सब कराने का कार्य करता है। नाबार्ड को बनाया गया था बी शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक। कब आया था ये? 12 जुलाई 1982 में। और नाबार्ड का ये एक्ट आया था, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। ध्यान रखना, एक एक चीज आपको बताता चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नाबार्ड की भूमिकाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि ये कॉटेज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती है, विलेज इंडस्ट्री होती है, रूरल इंडस्ट्रीज होती है। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में तो आती है ना ये सभी इंडस्ट्रीज। तो मैंने जैसे अभी बताया कि आपका एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी संस्थाएं हैं उनको जो है ये फाइनेंस करता है, फिर निगरानी भी करता है। तो ये जो है आपका वहाँ पे सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा और एकीकृत विकास करने की कोशिश करता है। नाबार्ड जो है ड्यूटीज आपकी जो कैसे निभाता है, ठीक। जो भी ये एक एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी है, जो संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है उनको जो है कहती है तुम लोन दो, मैं बैठा हूँ पीछे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ जो है इनकी जो संस्थाएं हैं क्रेडिट वाली, उनको जब लोन दे देता है तो ये भी देखता है कि भैया वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, ये देखता है कि भैया हाँ लोन दिया है, उसकी निगरानी भी करेगा। रिहेबिलिटेशन वाली स्कीम जो हैं उनको भी जो है लागू करवाता है, ठीक, पुनर्गठन करवाता है, ट्रेनिंग भी कराता है लोगों की कि कैसे कैसे कब क्या आपको क्रेडिट देना चाहिए, ठीक, मॉनिटरिंग और ये सब तो बता ही दिया। रीफाइनेंस करता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये जो है आपका नाबार्ड उन संस्थाओं के विकास में भाग लेता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मदद करती हैं, जैसा पहले बताया। नाबार्ड ये चेक करता है कि भैया जो ग्राहक संस्थान हैं वो मतलब ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको रेगुलेट करेगा, विनियमित करेगा, ठीक, प्रोवाइड ये कहेगा कि भैया वो चाहेगा कि भैया फाइनेंशियल हेल्प इनको दो ताकि ये लोग रूरल जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ा सकें। ट्रेनिंग कराता है और सुपरवाइज करता है, पर्यवेक्षक करता है आपका सहकारी बैंक और रूरल रीजनल बैंक्स को, ठीक। और नाबार्ड की प्रगति अगर देखा जाए तो भैया बहुत पैसा डालता है यार, 50,000 करोड़ रुपया अभी इसने जो है कई सारी जो एसोसिएशंस हैं उनको जो है राज्य की विपणन संघों को दिए, ठीक। आपका जो है किसान सम्मान निधि जो अभी स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान करके, तो उसमें जो जिसमें कहा गया था ना 2,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक, तो वो वाली 6,000 रुपये पूरे साल में दिए जाएंगे, है ना। तो उसके लिए 1,35 लाख करोड़ भी इसने ट्रांसफर किए हैं, 11 करोड़ फार्मर्स के खाते में करवाए हैं। और जो है क्रॉप लोन्स जो है ये प्रोवाइड करवाता है सहकारी बैंक से और रूरल रीजनल बैंक से, और इसमें करीबन 6.5 लाख करोड़ रुपया इसने दिया है। काफ़ी बड़ा बजट है मेरे भाई, ठीक। 6.5 लाख रुपए बहुत होते हैं, 6.5 लाख करोड़ जीरो गिन के कोई बताएगा क्या, ठीक।
ठीक, देखिए गुलियन बेरे और टीका। अभी क्या हुआ है, जॉनसन एंड जॉनसन जो एक कंपनी है यूएसए की, वो टीके अपने जो है कोविड 19 के लगा रहा है। अब इसके जो टीके जिन पे लगाए गए, तो वहां ये देखा गया है कि उन लोगों के अंदर कम मात्रा में, लेकिन देखा गया है कि उनके अंदर गुलियन बेरे जो है सिंड्रोम आ रहा है, हो रहा है। ये एक दुर्लभ जो है बीमारी है, और जो जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन होती है वो बिगड़ जाती है। ठीक, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आपका ये देखिए डायग्राम है यहाँ पे हो क्या रहा है कि गुलियन बेरे सिंड्रोम में होता है कि ये दुर्लभ कंडीशन है जिसमें बॉडी की अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक, प्रतिरक्षात्मक प्रणाली है, वो हमारी खुद के जो नर्व सेल्स होते हैं, तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं पे हमला कर देती है। तो अब देखो, आप समझना, कोविड 19 वाली जो वैक्सीन ये जॉनसन जॉनसन कोई लगवाता होगा, तो उसमें क्या होता होगा कि भैया वो प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी जागृत हो जाती है, वो कोविड वाले जो वायरस है उसको निपटाने की कोशिश करती है। ठीक, यही होता है। फिर अब उसको निपटाते चाहते हो सकता है कि उसमें कुछ वैक्सीन में कुछ मान लीजिए कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी तो इसी में देखा जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता जब जो प्रतिरक्षात्मक जो हमारी प्रणाली है, वो हमारे खुद के नर्व सेल्स को ही तोड़ने लगती है, अटैक करने लगती है। तो इसको जो है ऐसे कंडीशन को हम, ऐसी दुर्लभ कंडीशन को, बहुत सभी को नहीं होता, कई बहुत कम लोगों को होता है, तो गुलियन बेरे सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि लकवा मार सकता है, मसल वीक पड़ जाती हैं। ठीक, इसके सिम्टम जो है वीक में, मतलब 1-2 वीक में दिखने लगते हैं, और ज़्यादातर ये 50 साल के ऊपर के लोगों को हो रहा है। ठीक, कभी कभार तो परमानेंट नर्व डैमेज भी हो जाती है। और इसमें अगर देखा जाए तो अभी इसका मतलब प्रिसाइसली हम नहीं कह पा रहे हैं सटीक तरीके से कि भैया क्या कॉज है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि जब भी ये होता है तो कोई फ्लू जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और कोविड 19 के जो लोग को वैक्सीन दी गई थी उनमें ये देखा गया है। कनेक्शन क्या है भैया, ये कोविड 19 की जो वैक्सीन जॉनसन जॉनसन वाली और गुलियन बेरे सिंड्रोम में तो देखा गया है 100 रिपोर्ट जो है सिंड्रोम की आई आफ्टर वैक्सीनेशन, किससे, जॉनसन जॉनसन के। ठीक, ये किसने बताया, जो फेडरल वहाँ की यूएसए की है संस्था। वैक्सीन एडवर्स इवेंट, देखो रिपोर्टिंग सिस्टम बढ़िया, इन्होंने सिस्टम ये भी बना रखा है। तो वहाँ लोग रिपोर्ट करते हैं भैया हमको गुलियन बेरे सिंड्रोम हो रहा है, या फिर उनका कोई जो है परिजन बता देता है। तो अब यहाँ पे ये देखा गया सिंड्रोम को रिपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर लोग 2 हफ्तों के बाद में वैक्सीनेशन के, और मेन में देखा जा रहा है, 50 साल के ऊपर वालों में देखा जा रहा है। ठीक, अभी इसमें जो है कोई वैसे डेटा नहीं देखा गया। बाकी जो वैक्सीन है जॉनसन जॉनसन के अलावा मॉडर्ना और फाइजर वालों में नहीं देखा गया है अभी तक जो डेटा है। ठीक, व्हाट डज इट हैव टू डू विद द वैक्सीनेशन, इस टीकाकरण से क्या लेना देना है इसका। गुलियन बेरे सिंड्रोम जो है, दिस इज नॉट द, पहली बार नहीं है ऐसा कि किसी वैक्सीन की वजह से जो है गुलियन बेरे सिंड्रोम हो रहा है। जब पहले 1976 में स्वाइन फ्लू फैला था, तो उसके वैक्सीन के कैंपेन जब चलाया गया था, उसके बाद में भी ये सिंड्रोम के जो है इंसिडेंट्स देखे गए थे, और ये बहुत ही दुर्लभ है। कैसे समझोगे आप इसको, एक केस होता है 1 लाख पीपल अगर वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो एक केस गुलियन बेरे का आ जाता है। ठीक, तो इसीलिए काफ़ी दुर्लभ बोला जा रहा है इसे। और इसके साइन क्या है, आपके जो सिंड्रोम के ज़्यादातर 42 दिन के अंतर्गत वैक्सीन के तो दिख जाता है। वैसे तो हम लोगों ने 2 हफ्ते ऊपर देखा था, लेकिन 42 के अंतर्गत दिनों के अंतर्गत जब से वैक्सीनेशन होगा तब तक तो दिख ही जाएगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए का, ये बताता है, रिवाइज फैक्ट शीट इसने निकाली है पेशेंट की, और इसने कई सारे डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया था, सलाह मशवरा किया था। तो उन्होंने बताया कि भैया मसल काफ़ी वीक पड़ जाती है, झुंझुनी सी होती है, जिसको इंग्लिश है टिंगलिंग, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, टिंगलिंग होता है झुंझुनी, टिकलिंग होता है आपका गुदगुदी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। और ये आर्म्स और लेग्स और डबल विजन, और कई मतलब होता है ना दोहरा दिखना, एक आदमी जो है 2-2 बार दिख रहा है बिना पिए हुए, और जो है डिफिकल्टी होती है वॉक करने में काफ़ी दिक्कत होगी, जो आपका जो है चबाने में, सॉलो करने में, खाना पीना जो है, ये सब जो है इसमें दिक्कत आने लगती है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है 14 जुलाई का, और जो डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में हम लोग जिस पे जो है रोज देते हैं आप लोग को एक क्वेश्चन, आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होता है इससे। ठीक है, तो आज का जो 59वां क्वेश्चन है वो आपका देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं, और व्हाट इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन टू अचीव दिस, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या पहल की है। अभी मैंने आपको ऊपर नाबार्ड का बताया था, नाबार्ड ही वित्तीय समावेशन भी देखता है। ठीक, तो इसी के अलावा और भी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उनको भी आप लोग पढ़िए और फिर लिखिए अच्छे से। ठीक, और आगे हम लोग कौन बनेगा IAS-PCS वाले सेक्शन पे, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये देखते हैं। देखिए, ब्रूम भारतीयनियासिस, ठीक, ब्रूम भारतीयनियासिस जो है
इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये पहला प्लांट स्पेशी ढूंढा गया है 4 दशकों में इंडियन अंटार्कटिक मिशन के द्वारा। ठीक, अंटार्कटिक पे हमारा एक मिशन है, आपको पता है, मैंने कई बार मैप में दिखवाया भी है, भारती नाम से। ठीक, तो वहां पे जो है पहली बार उसने ये खोज करी है कि 4 दशकों में पहली बार कोई प्लांट स्पेशीज ढूंढी गई है। हालांकि ये प्लांट नहीं है, काई है, जिसको अंग्रेजी में मॉस बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। और इसका नाम जो है ब्रैम बरहंथेसिस भारतीयेंसिस रखा गया है, जो कि इंडिया और इंडिया के अंटार्कटिक स्टेशन भारतीय उसके नाम पर रखा गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। साइंटिस्ट ने जो इंडिया के थे उन्होंने डिस्कवर किया है यहाँ की एक नेटिव मॉस स्पेशीज यानी कि काई है। ठीक, इस देशी प्रजाति है वहाँ की। तो इसमें सारे स्टेटमेंट देखिए सही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने जो है इसका नाम रखा है मॉस स्पीसीज का ब्रैम भारतीयेंसिस, और ये ट्रिब्यूट है गॉडेस सरस्वती जी को के लिए, और जिनका नाम भारती भी होता है, हिंदू गॉडेस है। और रिसर्च स्टेशन का नाम भी जो है भारती है। देखिए इस तरीके की काई है ये। ठीक, 4 दशकों में ढूंढी गई, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसने ये पूछा गया कि भैया ब्रैम भारतीयेंसिस जो है ये किससे संबंधित है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया दिक्कत हुई जाई। ठीक, आषाढ़ी बीज से संबंधित जो है, आषाढ़ी बीज से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये जो दूसरा दिन होता है शुक्ल पक्ष का आषाढ़ मंथ में, तब ये ऑब्जर्व किया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। इसमें लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड लक्ष्मी और जो क्षेत्रीय जो डाइटीज जो भगवान होते हैं उनको वर्शिप किया जाता है। हिंदू जो नववर्ष होता है इसमें ऑब्जर्व किया जाता है ये चेन्नई में। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, चेन्नई में नहीं गुजरात में किया जाता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आपका जो हिंदू नववर्ष होता है उसमें गुजरात में ये कच्छ रीजन में इसको आषाढ़ी बीज को मनाया जाता है। और ये छोटा सा फेस्टिवल होता है। मेनली इसका जो कार्य है वो ये है कि जो मॉनसून है उसकी भविष्यवाणी करना होता है। अभी मोदी जी ने जो है लोगों को बधाई दी थी आषाढ़ बीज पे। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को पसंद आया, और आना चाहिए आज का भी, ठीक, तो वो अगर आप लोग को पसंद आया है और आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन आप लोग को तोड़ना पड़ेगा, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग का जो सेशन है, जो मिशन है, जिसमें ज़्यादातर लोगों का जो है हम सिलेक्शन कराना चाहते हैं वो पूरा हो सके। ठीक, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, रोज़ आप लोग के लिए जो है निस्वार्थ काम करते रहने के लिए। ठीक, तो चलिए फिर से बता देता हूँ आप लोग को, ईपीएफओ और यूपीएससी का जो है हमारा पेड ग्रुप चालू होने वाला है। यूपीएससी का 25 जुलाई से, ठीक, 2021 के लिए कंप्लीट पेड ग्रुप, और ईपीएफओ के लिए 15 जुलाई से। ये आखिरी पेड ग्रुप होगा ईपीएफओ के लिए। 5 सितंबर को एग्जाम है उसके लिए। तो आप लोग को ज़्यादा जानकारी लेनी है तो 8564880530 9696060809 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।